जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एजुकेटर गुरु पर। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे और मुझे पूरा विश्वास है आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लगातार उसकी ओर जो है वो अग्रसर हो रहे होंगे। साथियों, हम लोग ICAR एग्जाम की बात कर रहे हैं और लगातार हमारी क्लासेस जो हैं ICAR एग्जाम को लेकर प्रतिबद्ध हैं और हमारे जो टीचर्स हैं वो आपके लिए बेस्ट से बेस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज जो हम टॉपिक बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक के बारे में तो लास्ट क्लास के अंतर्गत मैंने आपको बताया था, जब हम सोशल साइंस की क्लास ले रहे थे तो हम नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे जो होगी भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसे उद्देश्य का भी हम जो है वो कहते हैं, या बात करें प्रस्तावना की या बात करें प्रियम्बल की। तो ये टॉपिक वाइज जीएस जो ICAR एग्जाम के लिए चला रहे हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, हम सेलेक्टेड टॉपिक्स आपको कराएंगे। उसी के अंतर्गत मैं आज उद्देश्य का या प्रस्तावना का टॉपिक लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस क्लास को लेने के बाद अगर कोई भी सवाल आपकी प्रस्तावना से रिलेटेड आपके एग्जाम में आएगा तो आप 101% उस सवाल को सॉल्व कर रहे होंगे। वह जरूरत होगी तो इस क्लास को धैर्य के साथ लेने की और साथ ही साथ क्लास को समझने की। तो मैं स्टार्ट करता हूं, ज्यादा देरी नहीं किए अपनी क्लास को। देखिए, अगर हम बात करें प्रस्तावना की तो आप सभी जानते होंगे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है, एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। जब क्या हो रही थी, संविधान सभा की बैठक हो रही थी, ठीक है। तो उस जो उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था वही आगे जाकर प्रस्तावना बना। तो आपको याद रखना है, जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था वही आगे जाकर क्या बनी, हमारे संविधान की प्रस्तावना बनी है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्या जो हमारे नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्तावना प्रस्तुत की गई थी वही आगे जाकर प्रस्तावना बनी, तो आप कहेंगे बिल्कुल, जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था वही आगे जाकर हमारे संविधान की प्रस्तावना बनी है। तो जानते हैं हमारे संविधान की प्रस्तावना में क्या उल्लेखित किया गया या कौन कौन सी बातें जो है हमारे एग्जाम के लिए हमारे संविधान की प्रस्तावना से इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, एक भारतीय नागरिक होने के नाते आपको संविधान की प्रस्तावना, अपने मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य जो हैं वो पता होने चाहिए। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं, हमारे संविधान की प्रस्तावना निम्न प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए आज दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में एतत् द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपने संविधान की प्रस्तावना को या अपने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। चूंकि यहाँ जगह का अभाव था, स्पेस का जो था अभाव था, तो मैंने जहां तक का आया वहां तक का लिख लिया है, बाकी मैंने आपको बता दिया। तो एक बार रिपीट करेंगे हम, एक बार अपने जो संविधान की प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर एतत् द्वारा आज संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को अपने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह रही हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। आप इसके फोटो को या इसको याद करने का प्रयास जरूर करेंगे और इसको फोटो को अपने जो स्टडी रूम है उसमें जरूर लगाइए, क्योंकि आपको भारतीय नागरिक होने के नाते भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसका एक एक वर्ड पता होना चाहिए और उसके वर्ड्स का जो है मतलब भी पता होना चाहिए। तो आइए हम बात करते हैं अब जो महत्वपूर्ण सवाल हमारे एग्जाम में प्रस्तावना से पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करूं क्वेश्चंस के बारे में, उससे पहले मैं आपको जो शब्द प्रयोग किए गए हैं जैसे प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी,
पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, ठीक है, या अखंडता, एकता, स्वतंत्रता और न्याय, इन सभी शब्दों पर जो है विस्तृत से चर्चा करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए कौन कौन से शब्द हमने प्रयोग किए हैं, मैं यहाँ साइड से लिखूंगा। ठीक है, कुछ चीजें आपको पहले से पता होंगी और कुछ चीजें हो सकता है पता नहीं हो। तो अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो हमारा सबसे पहला शब्द आया, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। देखिए अगर हम बात करें प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न, सॉरी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की अगर बात करें तो भारतीय नागरिकों को अपने चुनाव करने का या फैसला लेने का या निर्णय लेने की स्वतंत्रता होगी। भारत सरकार के लिए या भारत सरकार पर कोई भी अन्य शक्ति जो है किसी भी फैसले को लेने के लिए दबाव नहीं बना सकती, या हमारी आंतरिक एवं बाह्य निर्णय लेने की स्वतंत्रता होगी। यही क्या कहलाती है, हमारे संविधान की प्रस्तावना का पहला शब्द ही कहता है कि भारत के नागरिकों को अपने निर्णय लेने का अधिकार होगा। ठीक है, दूसरे शब्द की बात करें पंथ निरपेक्ष। देखिए यहाँ जो मैं आपको शब्दों का अर्थ बता रहा हूं वो संक्षेप में है। अगर हम बात करें पंथ निरपेक्ष की तो आपको याद रखना है, पंथ निरपेक्ष शब्द का मतलब होता है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, राज्य सभी धर्मों को समान रूप से देखेगा, या राज्य में नागरिकों को सभी धर्मों को मानने की स्वतंत्रता होगी, जबकि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, भारत की का जो राष्ट्रीय धर्म है वो कोई नहीं होगा, भारत की सरकार सभी धर्मों को समान मान्यता प्रदान करेगी, साथ ही साथ यह सुनिश्चित करेगी कि भारत के नागरिक जो है वो किसी भी धर्म को मान सकते हैं। यही हमारे संविधान की प्रस्तावना भी कहती है। जो दूसरा शब्द पंथ निरपेक्ष प्रयोग किया गया है वो उसी के लिए है कि राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा, जबकि भारत के जो नागरिक हैं वो किसी भी धर्म को मान सकते हैं। नेक्स्ट शब्द है लोकतंत्र। तो लास्ट क्लास के अंतर्गत मैंने आपको बताया था लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा शासन, जनता के लिए जनता द्वारा शासन ही क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। अगर बात करें ये पाश्चात्य शब्दों की, अमेरिका में अगर बात करें तो किस प्रकार का संविधान है, किस प्रकार का लोकतंत्र है, जनता के लिए जनता द्वारा शासन ही क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। और ये याद रखना है, ये जो परिभाषा है वो अब्राहम लिंकन ने दी थी, ग्रेट अब्राहम लिंकन जी के द्वारा परिभाषा दी गई थी। अगर हम बात करें भारतीय शब्दों में तो हमारे यहाँ जीवन जीने की पद्धति कैसे हो गई भाई, हमारे संविधान की प्रस्तावना में देखिए आर्थिक, राजनीतिक और कैसे सामाजिक, यहाँ सामाजिक मैंने आपको हटा दिया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इतने बड़े बड़े शब्दों को सम्मिलित किया है। इसका मतलब हमारे यहाँ केवल जनता के लिए जनता द्वारा शासन ही लोकतंत्र नहीं है, बल्कि जीवन जीने की जो पद्धति है हमारे यहाँ क्या कहलाती है, लोकतंत्र कहलाती है, क्योंकि उसके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारक सम्मिलित किए गए हैं। तो ये तीसरे शब्द का जो है डेफिनेशन हुई। नेक्स्ट अगर हम शब्द की बात करें, नेक्स्ट हमारा शब्द है गणराज्य। गणराज्य इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब होता है जो शासन का प्रमुख है, शासन का जो प्रमुख है वो किसी भी धर्म का या किसी भी जाति का व्यक्ति हो सकता है। शासन के प्रमुख का जो चुनाव है, प्रमुख का चुनाव किसके द्वारा किया जाएगा, जनता के द्वारा किया जाएगा, ना कि वो किसी जाति, किसी वंश या किसी घराने से संबंधित होगा।
आप सभी जानते होंगे हमारे यहाँ जो शासन के प्रमुख हैं उनका चुनाव किया जाता है। यहाँ सऊदी अरब की तरह नहीं है कि किसी खानदान या वंश का ही व्यक्ति क्या होगा, राजा बनेगा या सलमान बनेगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ जनता के द्वारा शासकों का चुनाव किया जाएगा। तो जनता के द्वारा जहां शासकों का चुनाव किया जाता है वही क्या कहलाता है, गणराज्य कहलाता है। इसका मतलब कोई भी पद किसी के लिए जो है आरक्षित नहीं है। फिर हमारा नेक्स्ट शब्द आता है, ठीक है, लोकतंत्र, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष हो गया। फिर हमारा नेक्स्ट शब्द आता है समानता। समानता, समानता का मतलब क्या होता है, किसी से भी भेदभाव ना करना, किसी से भेदभाव ना करना, सभी को समान अवसर देना या सभी को समान भाव से देखना ही क्या कहलाती है, समानता कहलाती है। और हमारे देश का जो संविधान है सभी को समान नजर से देखता है। हमारे यहाँ समानता का अधिकार भी है, जब हम पढ़ रहे होंगे तो मैं आपको बताऊंगा समानता का अधिकार। और हमारे देश की जो प्रस्तावना है उसमें भी समानता का उल्लेख है, किसी भी प्रकार का भेदभाव ना होना क्या कहलाता है, समानता कहलाता है। नेक्स्ट बात करें अगर नेक्स्ट शब्द की, तो एकता। एकता क्या होती है, यह एक मनोवैज्ञानिक भाव है। एकता आपसे पूछी क्या है तो आप कहेंगे साइकोलॉजिकल है, PSY। यह साइकोलॉजिकल भाव है एकता की। हम सभी भारतवासी क्या हैं, हम भारतवासी भाई भाई हैं, हम सभी भारतवासी क्या हैं, भाई भाई हैं। ये क्या है, एक एकता का सूचक है, मनोवैज्ञानिक भाव है, ठीक है। नेक्स्ट शब्द है अखंडता। अखंडता का मतलब होता है जिसके टुकड़े ना किए जा सकें। इसका मतलब भारत के टुकड़े नहीं किए, जिसके टुकड़े नहीं, अखंड है जिसके टुकड़े नहीं किए, जिसे नहीं खंडित किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। और यह भौगोलिक भाव है। भाई टुकड़े तो किसी भौगोलिक स्थान के ही होंगे, तो हम अखंडता का मतलब क्या होता है, टुकड़े नहीं किए जा सकते है, भौगोलिक भाव है, हम सभी भारतवासी एक हैं, एकता का मतलब हो गया। तो ये नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखिए कभी हम विस्तृत रूप से जब चर्चा कर रहे होंगे प्रस्तावना के ऊपर, तब मैं आपको बहुत डिटेल में इन शब्दों का मतलब बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ सवाल जो है वो किस टाइप से आएगा मैं भी आपको आगे बताने वाला हूँ। तो ये सारी चीजें याद रखिए। नेक्स्ट हमने क्या बताया था, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया है या प्रस्तावना को अंगीकृत किया है। अंगीकृत का मतलब होता है शामिल करना, अधिनियमित का मतलब होता है मान लेना, और आत्मार्पित का मतलब होता है अपने आप को सौंप देना, ठीक है। तो अगर सवाल की बात करें तो कैसे कैसे सवाल आते हैं, हमने अपने संविधान की जो प्रस्तावना है, पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा संविधान की प्रस्तावना को कब अंगीकृत किया, तो आप कहेंगे 26 नवंबर 1949। अब मैं आपको बता रहा हूं किस टाइप से सवाल आपके पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। 26 नवंबर 1949, इसीलिए हम 26 नवंबर को क्या मना रहे हैं, संविधान दिवस मना रहे हैं, ठीक है भैया। पहला सवाल ये पूछा जा सकता है, संविधान की प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 को हमने अंगीकृत किया। नेक्स्ट अगर बात की जाएगी तो नेक्स्ट बहुत बड़ा सवाल आया है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है, या कितने प्रकार की समानता का उल्लेख है, या कितने प्रकार की स्वतंत्रता का। तो अगर मैं बात करूं न्याय की, तो आप याद रखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बहुत बार सवाल पूछा गया है कि कितने प्रकार के न्याय हैं, तो आप याद रखेंगे 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कितने प्रकार के न्याय हैं, 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। 1 2 3। तो कई बार तो आपसे सीधे सवाल पूछेगा कितने प्रकार के, संख्या देगा 1 2 3, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 3 प्रकार के न्याय हैं। जबकि अगर हम बात करेंगे कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, तो आप देखेंगे विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति तो 1 2 3 4 5। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, तो पहला सवाल आपको क्या बताया मैंने कि कब हमने स्वीकार किया है, 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया है।
इसलिए 26 नवंबर को क्या मना रहे हैं, हम संविधान दिवस भी मना रहे हैं। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कितने प्रकार की न्याय हैं, तो 3 प्रकार के न्याय हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं स्वतंत्रता के बारे में, स्वतंत्रता तो आपको याद रखना है 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो इन 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख हमारे संविधान की प्रस्तावना में मिलता है। या तो डायरेक्ट सवाल फिर नंबर से आएगा, वरना किन का उल्लेख मिलता है या किस स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं मिलता, ये भी याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं अफसर की प्रतिष्ठा और अफसर की समता। तो कितने प्रकार की समता का उल्लेख मिलता है, तो यही आप बता रहे होंगे कि समता की अगर बात करें तो 2 प्रकार की है, पहला प्रतिष्ठा और दूसरा अफसर की समता। कितने प्रकार की हो गई, 2 प्रकार की। तो ये भी आपको याद रखना है। एक सवाल ये पूछा जा सकता है, ये सारे सवाल आए हुए हैं और पूछे जाने की भी संभावना है जो मैं आपको करा रहा हूं। और फिर नेक्स्ट सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं। तो आपको याद रखना है कि 42वें संविधान के द्वारा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 3 शब्दों को जो है हमारे संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है। 1976 क्षेत्र में लागू 77 में हुआ था। कौन कौन से 3 शब्द हैं, तो आप कहेंगे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 3 शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से हमने भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें सम्मिलित किया है। तो पहला सवाल तो ये हो सकता है कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमने कौन कौन से शब्द जोड़े हैं, कितने शब्द जोड़े हैं, तो 3 शब्द। कौन कौन से, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। दूसरा सवाल क्या पूछा जा सकता है कि कौन सा शब्द है नहीं जोड़ा गया, तो 3 ये दे देगा और 1 यहां से दे देगा। या कौन सा जोड़ा गया है तो फिर ये देगा 1, 3 ये वाले शब्द दे देगा। और सबसे इंपोर्टेंट सवाल क्या पूछा जा सकता है कि 1975 से पहले संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कौन सा शब्द नहीं था। और यही 3 शब्द तो ये देगा और 1 इनमें से देगा। तो आपको याद रखना है हमने संशोधन कब किया है, 1976 में किया है। इसका मतलब ये जो 3 शब्द हैं वो संविधान की प्रस्तावना में बात करें 1976 से पहले, तो ये 1975 में सम्मिलित नहीं थे। ऐसे टाइप के सवाल भी जो है बहुत घुमाकर जब आपसे पूछे जाते हैं तब आप उन्हें गलत कर रहे होते हैं, पर जब आप इस क्लास को ले रहे होंगे तो सवाल को बिल्कुल सही करेंगे। भाई 1976 में हमने 3 शब्द जोड़े हैं, 76 से तो पहले नहीं थे ना। तो 1976 से पहले कौन कौन से थे, यही थे। 1975 में नहीं थे। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जब आप इस क्लास को कर रहे होंगे आपका कोई भी सवाल भारतीय संविधान की प्रस्तावना से नहीं रह जाएगा। 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समता, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जो है हमने अपनी प्रस्तावना में सम्मिलित किया। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि हम अपने संविधान की प्रस्तावना में संशोधन भी कर सकते हैं और प्रस्तावना जो है वो हमारे संविधान का अंग है। तो आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। जय हिंद। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक के साथ। थैंक यू।